नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे नरम-दली और उनके संघर्षों के बारे में। 19वीं सदी का अंत भारत के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश को आजादी दिलाने का सपना देखते थे। नरम-दली ये वो लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक नया रास्ता चुना, एक शांतिपूर्ण रास्ता। लेकिन क्या ये रास्ता सही था? क्या नरम-दली अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो पाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जानेंगे उन कारणों को जिनकी वजह से नरम-दली अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए। तो बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में। दोस्तों, नरम-दली के असफलता के पीछे एक मुख्य कारण था उनके सीमित राजनीतिक लक्ष्य। जहां एक तरफ देश की जनता पूरी तरह से आजाद होना चाहती थी, वहीं नरम-दली का लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर कुछ सुधारों तक सीमित था। नरम-दली का मानना था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए मनाया जा सकता है। वे बार बार प्रार्थना पत्र भेजते, ब्रिटिश संसद में अपनी बात रखते, लेकिन क्या ब्रिटिश सरकार इन प्रार्थना पत्रों और विनती को गंभीरता से लेती थी? नरम-दली का मानना था कि शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों को अपने हकों के लिए जागरूक किया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ जागरूकता ही काफी थी आजादी पाने के लिए? देश की जनता पूर्ण स्वराज चाहती थी, जबकि नरम-दली स्वराज की मांग से ही संतुष्ट थे। यह एक ऐसा अंतर था जो समय के साथ और बढ़ता गया। देश के युवाओं को नरम-दली का यह नरम रवैया पसंद नहीं आया। वे कुछ ज्यादा चाहते थे, कुछ ज्यादा तेज और प्रभावशाली। यह एक ऐसा समय था जब देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो उनकी भावनाओं को समझ सके, उनकी आकांक्षाओं को वाणी दे सके। लेकिन नरम-दली इस मामले में पीछे रह गए। उनके सीमित राजनीतिक लक्ष्य ने उनकी राह मुश्किल कर दी थी और इस तरह धीरे धीरे नरम-दली का प्रभाव कम होता गया और एक नई पीढ़ी का उदय हुआ जो आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। दोस्तों, नरम-दली का एक और पहलू जो उनके पतन का कारण बना, वो था उनकी राजनीतिक रणनीति। उनका मानना था कि विनम्रता और प्रार्थना के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को मनाया जा सकता है। वे बार बार ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजते, अंग्रेज अधिकारियों से विनती करते और उम्मीद करते कि उनकी बात मान ली जाएगी। लेकिन क्या यह रणनीति उस समय के लिए उपयुक्त थी? क्या ब्रिटिश सरकार, जो अपना शासन मजबूत करने में लगी हुई थी, इन याचिकाओं से प्रभावित होती? जवाब है नहीं। ब्रिटिश सरकार नरम-दली की इन कोशिशों को अपनी कमजोरी नहीं समझती थी, बल्कि उसे लगता था कि भारतीय लोग उनके शासन को स्वीकार कर चुके हैं। नरम-दली की यह रणनीति उनके लिए एक बड़ी कमी साबित हुई। देश की जनता एक ऐसे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही थी जो ब्रिटिश सरकार को ललकार सके, जो उनसे डरने के बजाय उनका मुकाबला कर सके। लेकिन नरम-दली इस मामले में भी पीछे रह गए। उनकी प्रार्थना और याचिका की नीति उनके लिए एक बंधन बन गई जिससे वे बाहर नहीं निकल पाए। देश के नौजवानों ने इस नरम रवैये को कमजोरी माना और वे एक नए रास्ते की तलाश में लग गए। और इस तरह नरम-दली का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और उनकी जगह एक नए और ज्यादा जोशीले नेतृत्व ने ले ली, जो देश को आजादी दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोस्तों, नरम-दली की एक और बड़ी कमी थी जन आंदोलनों का अभाव। वे यह भूल गए थे कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए जनता का साथ जरूरी होता है। नरम-दली का प्रभाव मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। वे आम जनता से जुड़ने में नाकामयाब रहे। उनके भाषण और लेख अंग्रेजी भाषा में होते थे जिसे आम जनता समझ नहीं पाती थी। इससे उनका संपर्क आम जनता से नहीं बन पाया। नरम-दली का मानना था कि ब्रिटिश सरकार को तर्क और विनती से मनाया जा सकता है, लेकिन वे यह भूल गए कि सत्ता पर काबिज लोग तब तक नहीं मानते जब तक उन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। और यह खतरा उन्हें तभी नजर आता जब जनता सड़कों पर उतर आती थी, जब जनता अपने हकों के लिए आवाज उठाती थी। लेकिन नरम-दली जनता को जागृत करने में असफल रहे। वे जनता को यह यकीन नहीं दिला पाए कि वे भी इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। और इस तरह नरम-दली का आंदोलन एक सीमित वर्ग तक ही सीमित रह गया। उनके पास न तो जनता का साथ था और न ही कोई ठोस रणनीति। इस वजह से नरम-दली अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए और धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया। दोस्तों, नरम-दली की असफलता का एक बड़ा कारण ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया भी थी। ब्रिटिश सरकार नरम-दली की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती थी।
उन्हें लगता था कि नरम दली कुछ मुट्ठी भर लोगों की आवाज है जो वास्तव में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ब्रिटिश सरकार ने नरम दली की मांगों को टालने के लिए कुछ छोटे मोटे सुधार जरूर किए, लेकिन वास्तविक सत्ता अपने हाथ में ही रखी। उन्होंने भारतीयों को कुछ सीमित अधिकार देकर यह दिखाने की कोशिश की कि वे भारत के हित में काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में उनका उद्देश्य भारत का शोषण जारी रखना था। ब्रिटिश सरकार की यह चाल कामयाब रही। नरम दली को लगता था कि वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में वे ब्रिटिश सरकार के जाल में फंसते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि नरम दली और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच फूट डाली जाए। उन्होंने नरम दली को कुछ रियायतें देकर उन्हें उग्रवादियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इस रणनीति में भी ब्रिटिश सरकार काफी हद तक कामयाब रही। नरम दली और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद बढ़ते गए और इससे आजादी का आंदोलन कमजोर पड़ता गया। इस तरह ब्रिटिश सरकार की चालाकी और कुटिल रणनीति ने नरम दली की राह में रोड़े अटकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, देश में एक नई पीढ़ी का उदय हुआ जो नरम दली के नरम रवैये से असंतुष्ट थी। ये थे उग्रवादी राष्ट्रवादी, जो देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने नरम दली की आलोचना की और कहा कि सिर्फ प्रार्थना और याचिका से आजादी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना होगा कि हम अपने हकों के लिए लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया, जो देश के नौजवानों के दिलों में उतर गया। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करने, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमें ब्रिटिश सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा, तभी हम उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। उग्रवादी राष्ट्रवादियों का यह जोशीला और आक्रामक रवैया देश के नौजवानों को बहुत पसंद आया। वे बड़ी संख्या में उग्रवादी राष्ट्रवादियों से जुड़ने लगे। नरम दली इस बदलाव को समझने में नाकाम रहे। वे अभी भी अपने पुराने तरीकों पर ही चलते रहे और इससे उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय नरम दली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। यह एक ऐसा मॉडल था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। दोस्तों, नरम दली की एक और महत्वपूर्ण कमी थी उनके सीमित सामाजिक आधार। उनका प्रभाव मुख्यतः शहरी, शिक्षित और उच्च वर्ग तक ही सीमित था। वे ग्रामीण भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं से अनजान थे। उनके पास किसानों, मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन नहीं था, जो भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। नरम दली के नेता ज्यादातर अमीर और प्रभावशाली परिवारों से आते थे। उनका जीवन शैली आम जनता से बहुत अलग था। इस वजह से वे आम जनता से जुड़ नहीं पाए और उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाए। उनका मानना था कि शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से ही देश में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन वे यह भूल गए कि जब तक देश की एक बड़ी आबादी गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव का शिकार रहेगी, तब तक वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। नरम दली को यह समझने की जरूरत थी कि आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों की नहीं हो सकती। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित। लेकिन नरम दली इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए और धीरे धीरे वे एक छोटे से वर्ग का प्रतिनिधि बनकर रह गए। इस तरह सीमित सामाजिक आधार नरम दली की असफलता का एक बड़ा कारण बना। उनकी यह कमी उनके लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुई और धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया। दोस्तों, इन सभी कारणों से 19वीं सदी के अंत तक नरम दली अपनी घोषित विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल रहे। उनकी नीतियां और रणनीतियां उस समय की मांग के अनुसार नहीं थीं। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि नरम दली ने ही सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। उन्होंने ही सबसे पहले भारतीयों को अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। उनकी शांतिपूर्ण प्रतिरोध की नीति ने आगे चलकर महात्मा गांधी को भी प्रेरित किया। इसलिए नरम दली की असफलताओं के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।